हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सीरीज पूरी की पूरी पॉलिटी से रिलेटेड होगी। और दोस्तों स्टार्टिंग से ये सीरीज हम लेकर के चलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए एसएससी का कैलेंडर दोस्तों आउट हो चुका है और अगस्त से आपके एसएससी को जो एग्जाम्स हैं वो रिज्यूम हो जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो आने वाले जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन हैं तैयारी हमें आज ही से शुरू करनी होगी। एसएससी के एग्जाम है, यूपीएससी यूपीपीएससी का एग्जाम है हमारा, देन एनडीए के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, पॉलिटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसी पॉलिटी को हम स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों। यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एमसीक्यू के सहारे चीजें हमें याद हो जाती हैं, हमारे माइंड में बहुत अच्छे से पहुंच जाती हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है, ये जो लेसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उस पर बेस्ड है पूरी की पूरी। जो क्वेश्चंस हैं उसी बुक से लिए गए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरा अपना होगा दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस सीरीज को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों कि आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स की। दोस्तों गाइडली ने क्या किया है, एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जो कि जितने भी आने वाले आपके बैंक के एग्जामिनेशंस हैं और जो इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यूनिक कोर्स है, कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोर्स उसने लॉन्च नहीं किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों क्या होगा इस वीडियो में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं दोस्तों, तो इसमें फीचर्स क्या हैं, हमारे जो फीचर्स हैं, पहली बात तो ये दो प्रकार के यहाँ पर बैच हैं दोस्तों। पहला बैच जो है यहाँ पर वो कैसा है, वो लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच भी है। दो प्रकार के बैच हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो लाइव बैच है, क्विज मिलेंगी यहाँ पर आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे और लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस कोर्स की। क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो दोस्तों दो कोर्स हैं, देखिए एक है एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, यहाँ पर सारा का सारा कंप्लीट है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, ठीक है, GABS पूरा कंप्लीट पैकेज है ये। 1499 इसकी कॉस्ट रखी गई है, जो कि बहुत ही सही कॉस्ट रखी गई है, ठीक है। अब अगेन देखिए, किसी भी फैकल्टी का अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं 499 रुपीज़ में, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लेते हैं तो फिर इसको लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है। इंडिविजुअल बैच में फैकल्टी अपना ही एक सब्जेक्ट पढ़ाएगी। मान लीजिए आपका मैथ वीक है तो आप मैथ इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं, GA आपका वीक है तो GA इंडिविजुअल बैच आप ले सकते हैं। वहां पर GA के फैकल्टीज हैं वो आपको क्या करेंगे, लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बात आप दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव किसने डाला। तो दोस्तों इसका जो आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब समझ लीजिए क्या है, हमारा जब संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले जब भी कोई घर बनता है तो क्या है, हमें नींव की जरूरत होती है, हमें बेस की जरूरत होती है। तो बेस के रूप में क्या लिया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगेन सबसे ज्यादा इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और लगभग 70% पार्ट जो है वो इसी अधिनियम से लिया गया और बाकी बचा हुआ जो 30% पार्ट है वो क्या किया गया, अलग अलग देशों से जो कॉन्सेप्ट हमें सही लगे वो हमने बोरो किया है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। और हमारा संविधान दोस्तों लागू कब हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमें आज़ादी दोस्तों कब मिल गई थी, हमें आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिल गई थी, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत जिस रूल्स के बिहाफ पे काम किया है, जिस अधिनियम के बिहाफ पे भारत में काम हुए हैं, जो लॉज इंडिया में चले हैं, वो लॉज कौन थे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस बात को याद रखिएगा। ये तब तक रहा है इंडिया में लागू जब तक हम रिपब्लिक नहीं बन गए।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। मतलब भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने वाला पहला प्रयास किया गया था। यह पहला प्रयास दोस्तों हुआ है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अब समझते हैं, देखिए क्या हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात आती है, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बात आती है यहाँ पर, द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा है दोस्तों वो रहा है 1773 से लेकर के 1858 तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाता है, द क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन। क्राउन ने चार्ज ले लिया था तो क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। और क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन 1858 से लेकर के जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते 1947 तक रहता है। अब दोस्तों समझिएगा 1858 में जब क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ले लेता है और एक एक्ट आता है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना 1858 कहते हैं, इसी के बिहाफ पर चार्ज दिया गया था। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हम ये देखते हैं कि आगे कभी भी 1857 के जैसी कोई क्रांति ना हो, कोई विद्रोह ना हो, तो बात ये आएगी कि हमें शासन भारतीयों पर करना है। तो भारतीयों को क्या करना चाहिए, हमें अपने साथ अपनी काउंसिल्स में ऐड करना चाहिए। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब वायसरॉय ने क्या किया था, 3 लोगों को अपनी काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर शामिल किया गया था। कैसा, नॉन ऑफिशियल मेंबर शामिल किया था दोस्तों। अब ये 3 लोग कौन कौन से थे, तो दोस्तों एक थे राजा ऑफ बनारस, याद रखिएगा राजा ऑफ बनारस। दूसरे थे यहाँ पर महाराजा ऑफ पटियाला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है। और तीसरे थे दोस्तों सर दिनकर राव। तीसरे कौन थे, सर दिनकर राव। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीयों को शामिल किया गया था किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, वायसरॉय की, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। Which of the following acts introduced communal electorate in India? Communal electorate को जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक मतदाता प्रणाली, तो सांप्रदायिक मतदाता प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या किया गया था, पेश किया गया था। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली है दोस्तों, ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, पहले समझ लीजिए होता क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले 1909 में, हम आंसर की बात कर लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप जहां रहते हैं तो जिस जगह भी आप रहते हैं वो एक विधानसभा क्षेत्र भी होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया, और वही क्षेत्र जो है आपका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी होगा कोई ना कोई। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये एक ए नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने ये रिजर्व कर दी किसके लिए, मान लीजिए मुस्लिम के लिए। तो यहाँ की जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसी को वोट देगी, मतलब इलेक्टोरेट सेपरेट हो गया, मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट देंगे और चुनाव में भी कौन खड़ा होगा, यहाँ से मुस्लिम ही खड़ा होगा। तो चुनकर के भी कौन आएगा, मुस्लिम ही चुन करके आएगा। जबकि अभी ऐसा नहीं है, वर्तमान में हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही है कि एक कम्युनिटी को अलग कर देना, उसी कम्युनिटी के लोग चुनाव में खड़े होंगे, उसी कम्युनिटी के लोग चुनाव जीतेंगे और वहां के जो वोटर्स हैं उस कम्युनिटी के उसी को वोट देंगे। ये होता है कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक मतदाता प्रणाली, या दूसरा नाम है सेपरेट इलेक्टोरेट। देन फोर्थ क्वेश्चन है द गवर्नमेंट, अब देखिए असर्शन क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। मतलब 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो छीन करके जो शासन है वो ट्रांसफर कर दिया गया था, किसको, क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत को और अधिक संचालित करने के लिए तैयार नहीं थी। ये दोस्तों है गलत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इज ट्रू,
ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो हमारा सही है बट आर हमारा फॉल्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्राउन ने यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए खत्म किया गया था क्योंकि क्राउन ने यह माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह को रोक नहीं पाई। उसके होते हुए यह विद्रोह हुआ 1857 रिवोल्ट के नाम से हम जिसे जानते हैं। दैट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और इंडिया में क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था। Then, by virtue of which act diarchy was introduced in India। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन या दोहरा शासन। तो दोहरा शासन कब शुरू हुआ है दोस्तों? दोहरा शासन शुरू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या किया गया था यहाँ पर सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो थे सेंट्रल सब्जेक्ट। क्या थे? सेंट्रल सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं केंद्रीय विषय, ठीक है, और दूसरे यहाँ थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अगेन दो पार्ट्स में बांट दिया गया था और प्रोविंशियल में ही डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी, दोहरा शासन। एक थे यहाँ पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे थे यहाँ पर रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व ये दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, तो इसे ही हम डायरकी या द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। Then the instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitutions of India in the year 1950 as। मतलब जो Government of India Act 1935 में Instrument of Instructions के नाम से एक कॉलम बनाया गया था, तो उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जगह दी गई? तो उसको जगह दी गई दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DPSP के नाम से जानते हैं। और ये संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पार्ट 4, ठीक है। और कहां से कहां तक है? तो दोस्तों इसकी हम बात करते हैं 36 से लेकर के 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से हम इसे जानते हैं। Then the Government of India Act 1935 was based on। जो Government of India Act 1935 वो किस पर आधारित था? तो दोस्तों पहला क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट सिस्टम। यस, बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली पहला ही सही है और नहीं। हमने 1935 के अधिनियम में फेडरेशन की बात करी थी और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करी थी। फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों संघ। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को जब हम एक में मिला देते हैं तो ये बन जाता है फेडरेशन, ठीक है। तो क्या किया गया था? पहली बार फेडरेशन या हिंदी में संघ की बात 1935 के अधिनियम में की गई थी। हालांकि यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें, उनको क्या रखा गया था? उनको ऑप्शनल रखा गया था। वो चाहें तो इस फेडरेशन से ज्वाइन हो, चाहें तो ना हो, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं हुए थे, तो फेडरेशन कभी भी आ नहीं पाया था, मतलब प्रभाव में नहीं आ पाया था। Then the monopoly of India trade of East India Company was abolished by the। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत व्यापार का एक अधिकार है, ये किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? देखिए कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये स्टैब्लिश हुई थी 31 दिसंबर 1599 और ये एक रॉयल चार्टर के द्वारा स्टैब्लिश हुई थी। रॉयल चार्टर, ठीक है, रॉयल चार्टर, जो कि क्वीन एलिजाबेथ से लेकर के कुछ व्यापारी मर्चेंट्स आए थे, जिन्होंने इस बात की मोनोपोली ली थी क्वीन से कि सिर्फ हम ही जाएंगे भारत व्यापार करने और किसी को आप नहीं भेजोगे। हालांकि ये मोनोपोली स्टार्टिंग में जो लेकर के आए थे 15 ईयर्स के लिए थे, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो किस अधिनियम से इसको समाप्त किया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो इसको समाप्त किया गया था चार्टर एक्ट 1813 से, और सिर्फ दो चीजें छोड़ दी गई थी। टी ट्रेड छोड़ दिया गया था उस समय, क्या? टी ट्रेड, और दूसरा जो छोड़ दिया गया था वो छोड़ दिया गया था ट्रेड विद चाइना। ट्रेड विद चाइना, ये दो चीजें छोड़ करके बाकी सारा का सारा जो व्यापार पर एकाधिकार था, जो ट्रेड मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें। ये 4 अधिनियम आपके सामने हैं और लिखा है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस एक्ट। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो हमारा आता है 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 में। चार्टर एक्ट, अगर पहले चार्टर एक्ट की हम बात करें तो ये 1793 में आता है, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट की बात करें तो 1861।
तो चार्टर अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो ये होगा 1 2 3 4। हमारा सही आंसर क्या होगा? ए 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 वॉज, मतलब जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का मतलब उस समय, मॉन्टेग्यू का पूरा नाम है E.S. मॉन्टेग्यू। ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चेम्सफोर्ड क्या थे? ये थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इनका रिफॉर्म्स के नाम से ही, और इसको दूसरे नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। तो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पहली बात यहां पर कही जा रही है, टू गिव्स पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, to establish diarchy in the provinces, the extension of provincial government। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 2 और 3 सही है। दूसरी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की बात यहां पर नहीं हुई है। यस, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि डायरकी की बात करी गई थी। डायरकी मतलब द्वैध शासन या दोहरा शासन, तो इसकी बात करी गई थी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया गया था, और भी कई प्रोविंसेस बनाने की बात कही गई थी। Then consider the following with reference to the provision of Government of India Act 1935। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, उसके आधार पर कुछ बातें आपको बतानी हैं। पहली बात यहां पर कही गई है, यस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये बात हुई थी कि नहीं? यस, हुई थी। फिर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। यस, ये भी बात है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, ये बात नहीं कही गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 2। यस, ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिशमेंट की बात कही गई थी, और प्रोविंसेस को यहां पर ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता। जो 1990 के अधिनियम में प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी, उस डायरकी को, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। Then 12th question है, with reference to the colonial in the period of India, the trade monopoly of East India Company was ended by। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कब एंड हुई? तो वो एंड हुई चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813 के बिहाफ पर। Then consider the following statement with reference to the provision of Morley-Minto Reform Act in the colonial India। देखिए, मॉर्ले और मिंटो, ये भी थे लॉर्ड मॉर्ले, ठीक है, और इनका पूरा नाम था लॉर्ड मिंटो। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर बात कही गई, इस कथनों पर विचार करें। द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। यस, it introduced the principle of communal representation in the legislature। yes, it empowered the legislation to discuss the budget and to move resolutions on it। yes, तीनों बातें यहां पर क्या हैं दोस्तों? सही हैं, ठीक है। यहां पर एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ये बात भी याद रखिएगा। 6 से 60 कर दिया गया था इसको, ठीक है। सॉरी, 16 to 60, 16 से 60 किया गया था, याद रखिएगा। इट और इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल, तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। और एम्पावर्ड किया गया था लेजिस्लेचर को, जिसमें बजट डिस्कशंस वगैरह की भी बात कही गई थी। देन 14th क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाई। स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान किस अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे? कंफर्मेशन किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो अगेन ये कंफर्मेशन मिला था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि कब आया था? 1947 में। इसी में कंफर्मेशन मिला था भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राज्य। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ किनारे ये भी लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन असर्शन, पहली बात कही गई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी, द्वैध शासन, बिल्कुल सही है। रीजन क्या बताया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कमेटी हैज रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यस, क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था 1917 में। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जब बात करोगे, अभी बताया ना, मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या थे? ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो E.S. मॉन्टेग्यू का एक डिक्लेरेशन आता है 1917 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? जिसमें उन्होंने
भारतीयों को हर एक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच में क्या किया गया था, इन्वॉल्व होने की बात उन्होंने कही थी। तो अगेन यहां पर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही बात है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है, इनको कंसीडर करिए। पहला स्टेटमेंट है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू। ठीक है, मतलब जो 1773 का अधिनियम पास किया गया था, ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, पहला इस्टेब्लिश पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। यस, बिल्कुल सही बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम तो ये 31 दिसंबर 1599 से कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री का कंट्रोल कब से आया, जब यह अधिनियम बनाया, क्योंकि यह पहला अधिनियम था, याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया हुआ भारत में पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे हिंदी में विनियमन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देन दूसरा है मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बिल्कुल बात सही है, जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, पहले गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में अब तक पूछा जा चुका है, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। देन तीसरा है एंड ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यस, बिल्कुल, इसके पहले इंडिया में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है, क्योंकि क्या हुआ था, अगेन याद रखिएगा यहां पर 1764 में जब वॉर ऑफ बक्सर हुआ था, क्या हुआ था, वॉर ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध जीतने के बाद क्या किया गया था, बंगाल पे डुअल कंट्रोल लगा दिया गया था। डुअल कंट्रोल का मतलब है एक ही जगह पर दो लोग शासन करें। तो बंगाल के नवाब भी बनाए गए थे, वो भी शासन कर रहे थे, और कंपनी भी शासन कर रही थी। तो ये जो डुअल शासन है, दोहरा शासन, इसको समाप्त कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो तीनों बातें सही हैं, 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर होगा। देन 17वां क्या है, 17th क्वेश्चन, द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। मतलब पहला जो स्टेप है, अभी मैंने बताया क्या है पहला स्टेप, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यही पहला स्टेप है जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन टेरिटरी थी उस पर। देन अगला है द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ। जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट है, ये किसका आधार बनी, किसका बेसिस बनी, तो ये अभी आपको बताया था मैंने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है 1917 में, तो इसके बाद का अधिनियम 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो इसका बेसिस बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। देन अगले दो असर्शन क्या है यहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंथी डॉक्यूमेंट्स। यस, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है, बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों लेंथी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। Then the Government of India Act 1935 was taken as a model and substantially incorporated. Yes, obviously हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें क्या लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एज ए मॉडल लिया गया। बिल्कुल बात सही है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। मतलब किसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यावसायिक गतिविधियां अंततः समाप्त हो गई। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंततः समाप्त होना पूछा जाए तो चार्टर एक्ट 1813 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो व्यापार तब भी बच गए थे, कौन कौन से दोस्तों, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, ये दो व्यापार बचे हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इन दो व्यापारों से भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 से, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट 1833, जहां पर कंप्लीट मोनोपोली एंड हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। देन Which of the following vested the Secretary of State for Indian with supreme control over the Government of India। मतलब Secretary of State को supreme control Government of India का
किस बिहाफ पे मिला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना 1858 जब बना है तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद बना है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और यहां पर क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो टॉप डेजिग्नेशन इंडिया की है वही एक नया डेजिग्नेशन इंडिया में क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये बैठेगा ब्रिटेन में ही, लेकिन ये इंडिया का सर्वोच्च पद होगा। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सबसे पहले कौन बने थे? ये बने थे लॉर्ड स्टैनले। याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनले। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसी गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया का नाम भी इस अधिनियम से बदल के क्या कर दिया गया था? वायस रॉय। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? इसके पहले भी थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर उसके बाद क्या थे? फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, यही बने थे लॉर्ड कैनिंग। देन डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर, डायरकी मतलब द्वैध शासन या दोहरा शासन को सबसे पहले शुरू किया गया था। तो आपको बता ही चुका हूं, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और जिसके बिहाफ पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इसी में सबसे पहले डायरकी को शुरू किया गया था। Then, which of the following were the main features of the Government of India Act 1935? इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1935 में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में हो चुका था, तो ये नहीं है विशेषता। फिर है डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, ठीक है। देन एक्सपेंशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है। तो दैट्स वाई आंसर क्या है हमारा? सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, ये संभालने की बात कही गई, और एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक्सपैंड करना है और रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। जैसे प्रोविंशियल में डायरकी को खत्म किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, और सेंट्रल में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि सेंट्रल में डायरकी कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। Then, in the Federation, under the Act of 1935, residuary powers were given to the। देखिए, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं। अगर आज के संदर्भ में हम देखें, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो दोस्तों हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो पावर्स को जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के 7 में रखा गया, 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7th शेड्यूल। तो 7वीं अनुसूची में पावर डिवाइड करी जाती हैं किसके माध्यम से? एक है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन के बाद एक है स्टेट लिस्ट, और तीसरा यहाँ पर बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट। किसकी बात आती है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब मान लीजिए पावर्स जो हमने डिवाइड करी, अगर कोई पावर बच जाती है, रेजिडरी को हिंदी में अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब है अवशेष शक्तियां, अवशेष मतलब जो बची हुई हैं। अगर बची हुई कोई शक्तियां हैं तो वर्तमान में वो बची हुई शक्तियां किसको मिलती हैं? सेंटर को मिलती हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम में ये जो रेजिडरी पावर्स हैं ये किसको दी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी उस समय, कि अगर कोई शक्तियां, वैसे तो सेंटर और स्टेट में डिवाइड उस समय क्या था? सेंट्रल और प्रोविंसेस। तो सेंटर और प्रोविंसेस में हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन अगर कोई पावर बचती हैं या कोई नई पावर्स या सब्जेक्ट्स जनरेट होते हैं तो वो किसके पास जाएंगे? गवर्नर जनरल के पास। उन पर निर्णय कौन लेगा? गवर्नर जनरल। देन द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरल का मतलब है द्विसदनीय। क्या मतलब है? द्विसदनीय। जैसे अभी हमारा जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो द्विसदनीय है। आप देखते हैं ना, पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, एक को आप क्या कहते हैं? लोकसभा, एक को आप क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो द्विसदनीय पहली बार कब बनाया गया? तो ये पहली बार बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनाया गया था 2 सदनीय, याद रखिएगा इस बात को। देन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच करिए। देखिए क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। अब इसको इसमें मैच करें तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को क्या बोलते हैं हम? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। ये 1947 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये आता है क्या? 1909। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी रिकमेंडेशन,
ठीक है, इसकी बात, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर लीजिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट ये कब आता है, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। तो इसको मैच करते हैं तो मैच होता है ए का फोर्थ, अभी मैंने मैच किया ना, ठीक है, और बी का आता है थर्ड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी रिकमेंडेशन के बिहाफ पर मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1935, ठीक है, और सी का 2 की बात करते हैं हम, सी के 2 की बात करते हैं साइमन कमीशन ज्वाइंट सेलेक्ट, और फिर हम डी में 1 की बात करते हैं इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये माउंट बैटन प्लान के बिहाफ पर आधारित था। अब इसमें कौन सा सही है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. The Government of India Act 1935 referred to the fundamental rights. The August Offer 1914 included the fundamental rights. The Cripps Mission 1942 referred to the fundamental rights. अब फंडामेंटल राइट्स को किसके द्वारा क्या है एडवोकेट किया गया था, तो अगेन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी नेहरू रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के नाम पर आई थी। पहली बार क्या किया गया था, मौका मिला था भारतीयों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, और वो भी भारत के मंत्री थे उस समय जिनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। क्या नाम था, लॉर्ड बर्केनहेड, जिन्होंने ये मौका दिया था कि अगर भारतीय अपना संविधान बना लेते हैं और सभी पार्टियों के द्वारा उसे स्वीकृत कर दिया जाता है तो हम भारत को डोमिनियन स्टेटस जिसकी डिमांड कर रहे थे वो हम प्रदान कर देंगे। तो 1928 में ये रिपोर्ट आई थी और इसी के बिहाफ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी। देन अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। किसे चार्टर ऑफ स्लेवरी के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी के नाम से जाना था, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी के नाम से कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, क्योंकि यहाँ पर जो सेफगार्ड और जो स्पेशल पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, दैट्स वाई उन्होंने ये बात कही थी। और एक बात उन्होंने और कही थी 1935 एक्ट को लेकर के, उन्होंने कहा था कि मशीन विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन। क्या कहा था, इस एक्ट को उन्होंने कहा था मशीन विद ऑल ब्रेक्स, मशीन विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चार्टर ऑफ स्लेवरी भी कहा था और मशीन विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन भी कहा था। देन इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, तो 1950। हम रिपब्लिक गणतंत्र कब बने, तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। हालांकि उस समय पार्लियामेंट का गठन नहीं हुआ था, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको ही पार्लियामेंट के बराबर का दर्जा प्राप्त था। देन विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायआर्की एट द सेंटर, अभी जो ये द्वैध शासन है ये सेंटर में लगाने की बात कब कही गई, प्रोविंसेस में पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 और सेंटर में पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा। लेकिन ये बना तो दिया गया था प्रोविजन, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। देन विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो भारत में 1946 में आया था 1946 में, इसका कौन सदस्य नहीं था, तो पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, जॉन साइमन। देखिए पैथिक लॉरेंस तो कैबिनेट मिशन प्लान के क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, याद रखिएगा कौन थे, चेयरमैन थे। और स्टफर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे। जॉन साइमन तो साइमन कमीशन के नाम से पहले ही आ चुका था, जॉन साइमन तो साइमन कमीशन के नाम से पहले ही आ गए थे, कब, 1926 में बना था और 27 में भारत पहुंच गया था। तो ये 3 सदस्य थे, और जिसमें स्टफर्ड क्रिप्स जो हैं ये क्रिप्स मिशन के नाम से, इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन था, ये 1942 में भारत पहले भी आ चुके थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यही है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ, तो ये चीज आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950। और याद रखिएगा ये जो 26 जनवरी ली गई थी इसको भी लेने का एक रीजन था, क्योंकि देखिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को यादगार बनाना था, क्योंकि
26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। हालांकि हम स्वाधीन नहीं हुए थे, लेकिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और ये कसम खाई गई थी कि अब और अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अब और अधीनता स्वीकार करेंगे तो ये ईश्वर के प्रति भी एक अपराध होगा। जैसे कहा जाता है ना कि शोषण करना भी अपराध है, तो शोषण सहना भी अपराध है। तो दैट्स वाई ये बात यहाँ पर कही गई थी। देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो वो सेटअप किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा, यहां मैं आज के सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पूर्वज जो हैं वो कहे जाते हैं फेडरल कोर्ट। क्या कहे जाते हैं? फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट मतलब संघीय न्यायालय। फेडरल कोर्ट की स्थापना करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ये तो आप समझ लो, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से एक कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला अधिनियम था 1773 इसके द्वारा, और इसमें एक चीफ जस्टिस थे, ठीक है, सीजे, और 3 अदर जज थे। और जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका भी नाम याद रखिएगा, उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। याद रखिएगा, ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये बंगाल का सुप्रीम कोर्ट था, ना कि आज का जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसका पूर्वज। Then the distribution of powers between the center and the state in Indian Constitution is based on the scheme provided in the, जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड करी जाती है ना, अभी जो बताया था ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये किस अधिनियम के द्वारा? तो इसकी बात करी गई थी सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके प्रिंसिपल फीचर कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, यस, कि प्रोविंसेस में डायरकी, द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, नहीं, ये 1909 में हम इंडियन काउंसिल एक्ट में कर चुके थे। Then devolution of legislative authority by the center to the provinces, yes, ये तो है। तो 1 और 3 की हम बात करते हैं। अब devolution of legislative authority का मतलब प्रोविंसेस का हेड होता था गवर्नर, और गवर्नर अपॉइंट कहाँ से होता था? सेंटर से। जैसे आज की डेट में किसी भी स्टेट में जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? केंद्र, सेंटर ही अपॉइंट करके भेजती है। उस समय भी ऐसा ही था। Then the Indian Independence Bill received the royal assent, जो इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट है, ठीक है, वो एक्ट हमेशा याद रखिएगा, एक्ट के पहले वो बिल होता है और बिल जब पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रपोजल है, प्रस्ताव, प्रस्ताव के बाद आता है बिल, और बिल पास हो जाता है तो बन जाता है एक्ट। तो बिल कब ये एक्ट बना, कब पास हुआ? तो इसको शाही सहमति मिली है 18 जुलाई 1947 को। और ये किसके द्वारा आया था? ये माउंटबेटन प्लान पर आधारित था, ये बात भी याद रखिएगा, जो कि 3 जून 1947 पे आया था। और एटली डिक्लेरेशन पर भी बेस था, जो कि 20 फरवरी 1947 को आया था। एटली डिक्लेरेशन याद रखिएगा। तो दोस्तों, इतना ही है आज के इस सेशन में हमारे, ठीक है। अब आगे आपको हम सेकंड चैप्टर में मिलेंगे, इसका जो चैप्टर सेकंड है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो उसके बिहाफ पर हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।